2022 का चुनाव यानी 2022 का विधानसभा चुनाव अगले साल है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में चल रहे हैं। आखिरकार जनता के मन में जो भी सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आपके दिल में जो सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो चुनाव में अब लगभग 6 महीने बचे हैं। लगभग सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि आप भी दिल्ली आए और दिल्ली के लोग भी लखनऊ आए। मान लिया जाए अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से या फिर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। देखिए, चुनाव हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं। लोक कल्याण के मार्ग पर जाने का और जनता के बीच अपने शासन की योजनाओं को पहुंचाने का है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जी, जिस दल ने, चाहे वह कोरोना के दौरान या कोरोना के पहले भी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण को सर्वोपरि दिया है। दल से ऊपर देश। और इस दिश से जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान रहा है वह पिछले 16 महीनों से कोरोना महामारी के दौरान भी देखा गया। अकेला राजनीतिक दल है जिसने कहा सेवा ही संगठन। जी, यानी हमें बूथ प्रबंधन नहीं देखना, बूथ का हमारा जो कार्यकर्ता वो सेवा के साथ जुड़े, हमारा जो पदाधिकारी है किसी भी स्तर का वो सेवा के साथ जुड़े, जनप्रतिनिधि हर स्तर का वो जन सेवा के साथ जुड़े, इस महामारी के दौरान जनता की सेवा करे। तो हमारे लिए हर दिन इलेक्शन है और हमारे लिए हर दिन लोक कल्याण का है, जिसमें हम लोग हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता अपने स्तर पर और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं। और हम लोग पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी जरूरत इस समय क्यों पड़ी? देखिए, हर राज्य को अपने फ्यूचर के कार्यक्रम तय करने पड़ते हैं, भविष्य की कार्य योजना तय करनी पड़ती है। 2016 में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से एक अपेक्षा की थी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 16 गोल्स तय किए थे, जिसमें गरीबी का सर्वथा उन्मूलन हो, हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिल सके, हर एक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिल सके, जल संसाधन का बेहतर उपयोग हो सके, स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर के वो क्या था। और अकेले उत्तर प्रदेश एक ऐसी विधानसभा है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक डिबेट कराई थी और डिबेट 36 घंटे तक अनवरत चली थी। रिकॉर्ड भी है वो। रिकॉर्ड भी है। और उस डिबेट के कारण हमने फिर मंत्री समूह बनाए थे जी, अंतर्विभागीय समन्वय के भी, और उन सभी को फॉलोअप करने के लिए जो चीजें सामने आई थी उसमें ये बात आई थी कि डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर यूपी की हम बात करते हैं तो हम नेशनल एवरेज से अभी भी बहुत सारे मुद्दों पर पीछे हैं। जैसे 2016 के डाटा अगर हम देखेंगे, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो नेशनल एवरेज है उससे पीछे रहे। यद्यपि 4 वर्षों में उसमें काफी सुधार करने का प्रयास हुआ, लेकिन अभी भी हमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उसको अचीव करने में समय लगेगा। उसके कारकों को ढूंढना और फिर उसके अनुसार रणनीति बनाना जी,
और उसी के तहत हम लोगों को 2021 से लेकर 30 के बीच की आगामी 10 वर्षों की एक जनसंख्या नीति घोषित करनी पड़ी। राज्य सरकार ने उसको लॉन्च किया है और अवेयरनेस के कार्यक्रम को फोकस किया है। देखिए, हमें एक चीज को नोट करना होगा, जब हम जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं जी, तो हमें जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए दो चीजें देखनी जरूर पड़ेंगी। एक, व्यापक जागरूकता और फोकस करके उस तबके को जहां पर अभी भी जागरूकता का अभाव है। आपकी सरकार पर आरोप यह लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है, समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जी, जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक मां की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली चीज, देखिए दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये शिशु मृत्यु दर इसलिए हो रही है कि 2 बच्चों के बीच में गैप कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वे कमजोर होंगे, कुपोषित होंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये तो अब मां के साथ भी हो सकता है। मैं साइंटिफिक रीजन, हमारी जो पॉलिसी है वो पूरी साइंटिफिक रीजन पर दिया जा रहा है। दूसरा जी, हमने ये भी पक्ष रखा है जी, कि हमें हर हाल में जनसांख्यिकी असंतुलन को भी नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है और हमें उस सच्चाई से कभी भी अपने को दूर नहीं करना चाहिए। हम पॉलिटिकल कारणों से सच्चाई को विस्मृत कर दें, ये धोखा होगा समाज के साथ भी और देश के साथ भी। टाइमिंग को लेकर मैं आपसे कोई टाइमिंग नहीं, टाइमिंग को लेकर सवाल है। भाई हम चुनाव से 6 महीने पहले, भाई 21 से 30 के बीच में घोषित कर रहे हैं जी, तो मैं इसको लेकर के 17 में थोड़े आता है, 18 में थोड़े आता है। हमने तो 18 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अपने विधानमंडल में चर्चा कराई थी। जो ये लोग आरोप कर रहे हैं, इनकी पार्टियों ने उस समय विधानमंडल का वॉकआउट किया था। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, इन सभी लोगों ने वॉकआउट कर दिया था जी। ये लोग सदन ही में नहीं आए बहस में। यानी गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए, ये इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। ये लोग गरीब, हर व्यक्ति को गरीब रखना चाहते हैं जिससे वोट बैंक बना सके। उनका आरोप यह है कि एजेंडा आपका है, मेरा नहीं, ये यूएन ने हर देश के सामने दी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि देश के अंदर हर एक विधानमंडल में इस पर चर्चा हो और राज्य सरकारें गरीबी के उन्मूलन के लिए कार्य करें। इसीलिए आपने देखो, अगर पिछले 7 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई, फोकस्ड योजनाएं थी, पीएम आवास योजना, जनधन की योजना, स्वच्छ भारत मिशन की योजना, हर घर नल की योजना, उज्ज्वला योजना, या ये जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को देखें, हर योजना के पीछे हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने और उनकी समृद्धि का उसके पीछे का उद्देश्य है। उसको अगर आप राजनीतिक एजेंडे से देखते हैं तो मुझे लगता है कि उन गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पूर्व विदेश मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, सलमान खुर्शीद, वो तो बहुत बड़ा बोल गए। वो कहते हैं कि ऐसा अगर कानून लाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को यह बताना चाहिए कि उनके, हालांकि विवादित बयान है ये, कि उनको घोषणा करनी चाहिए कितने वैध बच्चे हैं, कितने अवैध बच्चे हैं, घोषणा कर दें, उसके बाद कानून ले आए आप लोग। देखिए, जो उनका बयान आया है जी, ये परंपरा और संस्कृति कांग्रेस के अंदर ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि उनके संस्कारों में रंगे हैं तो स्वाभाविक रूप से जिस संस्कार में रंगे होंगे उसी की भाषा बोलेंगे भी।
भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बात की है कि दल से ऊपर देश, जब देश के ऊपर संकट होगा हम देश के हितों के लिए कार्य करेंगे। मैं 2022 के चुनाव के एजेंडे की बात करता हूं। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब 6 महीने चुनाव में बचे हैं, तो योगी जी आपका मुख्य एजेंडा चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं कि 2022 का मैंडेट बीजेपी के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। दूसरा, हमने जिन क्षेत्रों में काम किया है, जी देखिए, गांव भी, गरीब भी, किसान भी, नौजवान भी, महिलाएं भी और समाज के अलग अलग तबके के लोग ये किसी राजनीतिक दल के और किसी सरकार के एजेंडे के हिस्से हो सकते हैं, ये 2014 के बाद देश ने देखा है। इन सभी उपलब्धियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करके, जो बेहतर कानून व्यवस्था का राज देकर के प्रदेश के नागरिक के मन में सुरक्षा का एक भाव जागृत किया है। आप याद करिए, एवरेज हर चौथे पांचवें दिन एक दंगा होता था यूपी में सपा समाजवादी पार्टी सरकार के समय, और पिछले यानी 4.25 वर्ष हो चुके हैं हमारी सरकार को, एक भी दंगा नहीं हुआ है। आप कह रहे कानून व्यवस्था आपका बड़ा मुद्दा रहेगा। चलिए, मैं एक अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक आम आदमी पार्टी के नेता भी अखिलेश यादव से मिले। अब हो सकता है आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव का गठबंधन हो जाए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर दल को अपना गठबंधन करने का अधिकार है, कौन रोक रहा है? चुनौती के रूप में देखते हैं? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, उनके लिए अपने आप में चुनौती है। अगर फ्री बिजली वाली स्कीम वो यूपी में भी ले आए, उत्तराखंड में तो ले ही आए हैं। देखिए, आपके बगल के यूपी में 2017 के पहले क्या होता था जी, कितने जनपदों को और कितने घरों को बिजली मिलती थी? सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,23,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने के साथ ही 1,38,00,000 लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने किया। 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय देने का काम भी, उनके घरों तक शौचालय पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है। 40 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,42,00,000 किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही है। ये सभी उपलब्धियां राज्य के पास हैं और राज्य के अंदर हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे करेंगे। लेकिन दिल्ली में ये इसके नाम पर क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोरोना के दौरान दिल्ली में क्या हो गया था? अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता, फ्री बिजली पर जनता नहीं, मैं वही आ रहा हूं पहले, जी मैं उस पे आ रहा हूं। अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता तो दिल्ली के अंदर तो लोगों को तड़प तड़प करके मरने के लिए छोड़ देते। बेड्स हम लोगों को उपलब्ध करवाने पड़े। यूपी 24 करोड़ की आबादी का राज्य है और 24 करोड़ की आबादी के राज्य में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही थी, और दिल्ली 2 करोड़ की आबादी का राज्य और 800 मीट्रिक टन में इनके ऑक्सीजन कम पड़ रहा था। कहां ब्लैक हो रही थी ऑक्सीजन? और जब भारत सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, सब भाग गए। आज इनके सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। देखिए, जनता के हित के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार उस प्रकार का कदम उठा रही है। सस्ती लोकप्रियता से बचना होगा और हमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, जिससे हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सके। पर ये पॉलिटिकल प्लान तो हो सकता है उनका कि फ्री बिजली हम देंगे, जैसे उन्होंने उत्तराखंड, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैं क्या कर रहा हूं, उनको बोलने का पूरा अधिकार है। जी, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी
जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीजों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। लेकिन इस बार उन्होंने राजभर साहब को भी साथ ले लिया है। हाँ ठीक बात है, उसको सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हर एक दल को अपने साथ लेने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी ले रही है तो ओबीसी क्यों नहीं लेंगे? इस समाजवादी पार्टी को तो तकलीफ है, वो कहते हैं ओबीसी जो है वो हमारा वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए वोट किसका है, यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाते हैं कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं। भाई तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। आप अपना मुकाबला 2022 में किसके साथ देखते हैं? अखिलेश जी के साथ देखते हैं, मायावती जी के साथ देखते हैं, प्रियंका वाड्रा के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं? हालांकि राजभर साहब तो थ्योरी लेके आए हैं 4 साल में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक मुसलमान सीएम भी होगा। ठीक ही बात है भाई, हर एक को अपना मुकाबला किससे देखते हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, देखिए अपने पुराने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से ही होगा कि बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे बेहतर सीटें कैसे जीत सकती है। वहां तक ये लोग कोई पहुंच नहीं पाएगा। पंचायत चुनाव के रुझान पहले बता चुके हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव ने बता चुके वो कर, ये सब देखिए थके हुए हारे हुए चेहरे हैं। मैं अब धर्मांतरण के मुद्दे पर आता हूं। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा एक्सपोजे किया है। देश भी चौंक गया है इस खुलासे को देखकर, और अभी भी कार्रवाई जारी है। इस गैंग के आतंकी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी धर्मांतरण का काम ये लोग कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं बतौर मुख्यमंत्री? देखिए ये केवल एक कन्वर्जन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। याद करिए जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लव जिहाद पे कानून बनाया था, तब भी ये देश तोड़ा गैंग विरोध कर रहा था, मेरे खिलाफ पत्र लिख रहा था, मेरे खिलाफ एक अभियान चला रहा था। इनकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनकी दृष्टि उधर जाएगी नहीं, इसलिए वे लोग उस पर कुछ भी बोल नहीं पाएंगे और कुछ भी उनको करना नहीं है। जी, लेकिन ये केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लगाने का भी एक कुत्सित षड्यंत्र है। ये सेंध है सुरक्षा पे। मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाकर उन संस्थाओं को जहां पर मूक बधिर बच्चे हैं वहां पर अपना एक ट्रेनर, जिहादी ट्रेनर को भेज करके उसके माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश कराना, फिर कोड वर्ड में और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेज को पास करना, फिर उनका दुरुपयोग सुसाइड स्क्वाड या फिर कहीं पर किसी ऐसे सेंटर को निशाना बनाने के लिए करना जो व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा से और हित से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। यूपी एटीएस ने इस कार्य को पूरी उसके साथ खोला है, पर्दाफाश किया है। हमारे 500 से अधिक टीमें इस पे काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जनपदों के साथ साथ देश के अंदर 25 राज्यों में इन्होंने भेजा और 1984 से लगातार चल रहा था। चलिए, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव आ रहा है 2022 का, उससे पहले ये हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो रहा है? नहीं, हम पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं। जो प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में जो होगा, हम वो कदम उठाएंगे। हमें पहले दिन भी संकोच नहीं था, आज भी संकोच नहीं, आगे भी कोई संकोच नहीं होगा। चाहे वह शासन की योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का हो,
चाहे हर नागरिक को सुरक्षा देने का हो, जी, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने इन संकल्पों को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी की वैचारिक श्रृंखला जो है वो आरएसएस मानी जाती है। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया जिसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने बोला कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका पूरे देश में डीएनए एक है। उनका बयान यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बहुत भ्रामक है, क्योंकि वे अलग नहीं है बल्कि एक है। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। अब इसको लेके बड़ा सारा विवाद खड़ा हो गया कि एक बार फिर जो है वो पूरा का पूरा प्रयास है कि सब लोग हिंदू है, सब में हिंदुओं का डीएनए है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें विवाद का विषय इसको नहीं बनाया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो बयान दिया गया है वो साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। अब आप विज्ञान को भी न माने तो उसमें क्या कोई कर सकता है। जो चीज विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया गया हो और डीएनए थ्योरी के माध्यम से भी प्रमाणित हो, अब आप न माने, जबरदस्ती आप अपने को दोषी जगह से जोड़ने का प्रयास करें, तो ये बुद्धि का फर्क हो सकता है, लेकिन डीएनए थ्योरी ने इस चीज को साबित किया है। लेकिन मायावती कहती हैं कि बीजेपी वालों के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। मायावती जी ज्यादा बेहतर जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं इनके बारे में। चलिए, अगला सवाल कांवड़ यात्रा को लेकर है। लाखों शिव भक्त बड़ी दुविधा में है कि इस बार कांवड़ यात्रा होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार भी इसको लेकर असमंजस में है। यूपी सरकार का क्या कहना है इस विषय के ऊपर, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव का भी बड़ा खतरा है। देखिए, हर एक व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है जी, और हर एक व्यक्ति को जो है सतर्कता और बचाव करना होगा अपना। ये महामारी है, ये चेहरा देख करके नहीं आती है, जाति मत और मजहब देख के भी नहीं आती है। महामारी में जितना कोई व्यक्ति बचाव कर पाएगा, वही सतर्कता उसे इस महामारी से बचा पाएगी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराया, फ्री में वैक्सीन कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश ने इसके बारे में बैठक कर ली है और हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि एक कावड़ संघों के साथ संवाद बनाना, और कावड़ संघों के साथ संवाद बना करके जिन लोगों के संकल्प हैं हम उनको रोकेंगे नहीं। कावड़ यात्रा पे कोई बैन नहीं हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करने का, उनके साथ संवाद बनाकर के संख्या सीमित करने का, और जितनी कम संख्या हो सकती उतनी कम संख्या में लोग जाएंगे तो हम प्रोटोकॉल का भी पालन करवा पाएंगे, उनके लिए सुविधा भी दे पाएंगे। लेकिन हम किसी चीज को बैन नहीं करेंगे, हम हर प्रकार की सुविधा भी देंगे और सुरक्षा भी देंगे।